दोस्तों, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ हाल ही में भगवान को प्यारी हो गई। उनकी मृत्यु के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर उनके निधन की खबरें आनी स्वाभाविक थी। इसके साथ 24 घंटे के न्यूज़ चैनल्स को तो मानो महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु से खबरों का खजाना ही मिल गया। सिर्फ न्यूज़ चैनल ही नहीं, मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के साथ साथ उनके जीवन काल, उनकी दिनचर्या, जैसे कब सोती थी, कब जागती थी, कब उठती थी, कब बैठती थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी, किन लोगों से मिलती थी, किन लोगों से नहीं मिलती थी, कितने लोगों से फ़ोन पर बात करती थी, वगैरह वगैरह दिखाया और बताया जाने लगा। पर मेरी रुचि हुई एक फ़ोटो में जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी और हेडिंग थी, ये सब माल चोरी का है। फ़ोटो ये है, ज़रा देख लीजिए। दोस्तों, ये फ़ोटो है महारानी के राज्य अभिषेक की। दोस्तों, इस फ़ोटो में दावा किया जा रहा है कि महारानी के ताज को सजाने वाले कोहिनूर से लेकर उनके राजदंड की शोभा बढ़ाने वाला द ग्रेट स्टार डायमंड भी चोरी का है। इसमें खास तौर से कोहिनूर और द ग्रेट स्टार डायमंड की काफ़ी चर्चा हुई। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कोहिनूर हमारा है, यानी कि भारत का, और द ग्रेट स्टार डायमंड है अफ्रीका से। ग्रेट स्टार डायमंड दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता है। इसका वजन है लगभग 530 कैरेट, कीमत है लगभग 40 करोड़ डॉलर। दोस्तों, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसे एडवर्ड 7 को तोहफे के रूप में दिया गया था, तो काफ़ी इतिहासकार ये दावा भी करते हैं कि अंग्रेजों ने इसे लूटपाट के माल में हासिल किया था, यानी कि ये चोरी का है। वहीं इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट ये दावा करते हैं कि रोसेटा स्टोन ब्रिटेन ने चुराया है। इतिहासकारों के अनुसार यह 196 ईसा पूर्व का है। यह मशहूर स्टोन ब्रिटेन के हाथ तब आया जब 1800 में उन्होंने फ्रांस को युद्ध में हराया था। वहाँ के एक्टिविस्ट ब्रिटेन से रोसेटा स्टोन को वापस लाने की बात गाय बगाए करते ही रहते हैं। वैसे इससे साबित तो हो जाता है दोस्तों कि ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन यूं ही नहीं बना। ब्रिटेन का इतिहास रहा है लूटपाट और दूसरों पे राज करना। इसके दम पर ही ये ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन बना। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत को कितना और कैसे कैसे इस द ग्रेट ब्रिटेन ने लूटा। दोस्तों, ये बात है 1757 की। जुलाई का महीना था। मुर्शिदाबाद में गंगा नदी में नावों की कतार लगी थी। बंगाल के नवाब का खजाना इन नावों में लादा जा रहा था। खजाने से लदी 100 नावें रवाना हुई और जाकर रुकी कलकत्ता के फोर्ट विलियम के पास, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का ठिकाना था। नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई हार चुका था और गंगा की लहरें गोरों की पहली बड़ी लूट की गवाह बन रही थी। दोस्तों, ये तो शुरुआत थी। अगले 200 वर्षों तक गंगा जमुना को इससे भी बड़ी लूट खसोट का गवाह बनना था। प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को और भी बड़ी कामयाबी मिली सन 1764 में। ये वाक़या भी गंगा की लहरों ने ही दर्ज किया। बिहार के बक्सर में मुगल बादशाह शाह आलम, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेनाएं जुटी। हेक्टर मुनरो की अगुवाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज ने अपने से करीब 3 गुनी बड़ी फौज को हरा दिया। कैसे हरा दिया, इसकी बारीकियां मिलिट्री साइंस के उस्तादों ने दरअसल बाद में दर्ज की। लेकिन उस वक्त असर ये हुआ दोस्तों कि लगभग पूरा उत्तर भारत अंग्रेज़ों के हाथ में आ चुका था। शाह आलम को इलाहाबाद में बेहद शर्मनाक संधि पर दस्तखत करने पड़े। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, अवध, बिहार और ओडिशा में मालगुजारी वसूलने का अधिकार मिल गया। वह कंपनी जिसके पास लंदन में बामुश्किल 50 कर्मचारी थे, अब लगभग 3 करोड़ हिंदुस्तानियों की जेब की मालिक बन गई। 16 अगस्त 1765 को हुई इलाहाबाद की संधि ने अंग्रेज़ों के हाथ ऐसा खजाना दे दिया था दोस्तों, जिसके दम पर आगे चलकर इंग्लैंड दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनने वाला था और दो विनाशकारी
विश्व युद्धों का भारी भरकम खर्च निकालने वाला था। बंगाल फतेह के बाद 1760 में क्लाइव जब लंदन लौट गया तो आप जानते हैं उसके पास कितनी दौलत थी। बतौर क्लर्क ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हुए क्लाइव के पास उस समय थे 2,34,000 पौंड, यानी आज के हिसाब से 5,25,00,000 पौंड से भी ज़्यादा। यह तो केवल बंगाल में लूटपाट का हिस्सा था दोस्तों, क्योंकि तब तक अवध का खजाना उसके हाथ लगा नहीं था। दोस्तों, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब का जो खजाना अंग्रेज़ों को मिला उसकी कीमत तब आंकी गई थी 25 लाख पौंड, यानी आज के हिसाब से कम 56 करोड़ पौंड। 1765 की इलाहाबाद संधि के बाद गोरों ने बंगाल, बिहार, अवध से लेकर ओडिशा तक में टैक्स 3 गुना यानी 35% कर दिया। गोरों ने व्यापार का अपना तरीका भी बदल दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जब भारत आए तो शुरू में वे मुख्यतः चांदी के बदले यहाँ के लोगों से चीज़ें खरीदते थे और इंग्लैंड में ऊंचे दामों पर जाकर बेचते थे। लेकिन 1765 से उन्होंने बंगाल, बिहार और ओडिशा में नया खेल शुरू कर दिया। कंपनी के कुछ कर्मचारी टैक्स वसूलते और दूसरे कर्मचारी उसी पैसे से बाद में किसानों से उनकी उपज और दूसरी चीज़ें खरीद लेते, यानी भारत के पैसे से ही भारत का सामान खरीदकर ब्रिटेन भेजा जाने लगा। यह चालबाजी आने वाले समय में पूरे भारत में फैल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन की बागडोर जब ब्रिटेन की महारानी के हाथों में गई तब भी यही खेल चलता रहा। दोस्तों, बंगाल में जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के कारिंदे लूट खसोट में जुटे थे तो उधर लंदन में इस लूटपाट में हिस्सेदार बनने वालों की कतार लग चुकी थी। प्लासी के युद्ध के बाद हाल ये था दोस्तों कि ब्रिटेन के करीब 1/4 सांसद ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके थे और ये सांसद ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में नियम बनवाने से लेकर समय समय पर क्लाइव का खुलकर समर्थन भी करते। मुगल बादशाह शाह आलम ने क्लाइव के नाम जो दीवानी लिखी थी उसे जब ब्रिटेन की संसद में अवैध बताया जाने लगा तो क्लाइव ने अपनी दलीलें पेश की और फिर तमाम सांसद उसके साथ उठ खड़े हुए। उस दीवानी से तब क्लाइव को करीब 23,000 पौंड सालाना की आमदनी हुआ करती थी। यह तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और क्लाइव की करतूतों की झलक थी। 200 वर्षों में अंग्रेजों ने भारत को कितना लूटा खसोटा, इसका अनुमान कई अर्थशास्त्रियों ने लगाया है। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे दादा भाई नारोजी ने 1901 में छपी अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ड्रेन थ्योरी सामने रखी थी। उन्होंने अनुमान लगाया था कि हर साल भारत से करीब 1,20,00,000 डॉलर ब्रिटेन ले जा रहा था। दरअसल गोरे भारत से जो माल मुफ्त में ले जा रहे थे उसका एक हिस्सा ब्रिटेन में इस्तेमाल होता और बाकी वे यूरोप के दूसरे देशों में निर्यात कर देते। उसके बदले वे वहाँ से लोहा, लकड़ी और दूसरा कच्चा माल खरीदते। इसका उपयोग कल कारखानों में होता था। भारत से कपास और नील वे ब्रिटेन ले जाते और फिर मिलों में तैयार कपड़ा भारत सहित दुनिया भर में बेचने लगे। यानी कि भारत को लूटकर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति इस तरह से जोर शोर से हुई। 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पर भारत में ब्रिटिश राज शुरू हुआ तो लूटपाट के इस खेल में मामूली सा बदलाव किया गया। भारत के लोगों को किसी भी देश को माल भेजने का मौका तो मिला, लेकिन ये माल खरीदने वालों को पहले लंदन से स्पेशल काउंसिल बिल खरीदने होते थे। इसके लिए पेमेंट सोने या चांदी में होती थी। अब वे स्पेशल बिल भारतीयों को देकर उनसे माल खरीदा जा सकता था, लेकिन जब उन बिलों को भारत में भुनाया जाता तो भारत के लोगों को पेमेंट होता था रुपए में। वही रुपया जो यहीं के लोगों से भारी टैक्स में वसूला गया, यानी घूम फिरकर ईस्ट इंडिया कंपनी की चालबाजी जारी रही। अपने माल के बदले भारतीयों को जो गोल्ड और सिल्वर मिलना चाहिए था वह मिल रहा था ब्रिटेन को। अंग्रेजों की इस लूट खसोट का भारत की आर्थिक सेहत पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ा। 1930 तक भारत दुनिया से कारोबार में ट्रेड सरप्लस की हालत में था, लेकिन असल में घाटा दर्ज होता रहा क्योंकि असल आमदनी पर ब्रिटेन हाथ साफ करता रहा।
इन अंग्रेज़ों ने भारत को आर्थिक तौर पर इस कदर खोखला कर दिया था कि विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 27% से घटकर महज 2% से भी कम रह गई थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने पर 1945 में ब्रिटेन इस बात पर राजी हुआ कि उस पर भारत का 1600 करोड़ का कर्ज है, लेकिन उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अर्थशास्त्री जेसी कुमारप्पा ने अनुमान लगाया था कि ब्रिटेन पर भारत के 5700 करोड़ रुपए की देनदारी बनती है। 1947 में 13 रुपए का एक ब्रिटिश पौंड हुआ करता था। 5700 करोड़ रुपए तब बने 4 अरब 40 करोड़ पौंड। अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक ने भी कैलकुलेशन की है दोस्तों। कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस में 2018 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। पटनायक के मुताबिक 1765 से 1938 के बीच अंग्रेज भारत से 9.2 लाख करोड़ पौंड यानी 45 लाख करोड़ डॉलर की दौलत ले गए। उत्सा पटनायक ने इस कैलकुलेशन के लिए उस दौरान के व्यापार और टैक्स के आंकड़ों को आधार बनाया था। दोस्तों, द ग्रेट ब्रिटेन की करंट जीडीपी है 3.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। अगर उत्सा पटनायक के हिसाब को आधार बनाएं तो ब्रिटेन पर उसकी जीडीपी के लगभग 15 गुना की देनदारी बनती है भारत के प्रति। तो दोस्तों, कुछ ऐसी थी ब्रिटेन की लूटपाट भारत में, जिसकी वजह से ये देश ब्रिटेन से द ग्रेट ब्रिटेन बन गया और अमीर मुल्कों की कतार में आ खड़ा हुआ। 19वीं सदी में अगर ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति का गढ़ बना तो उसके पीछे भारत में की गई खुलकर लूटपाट सबसे बड़ा कारण था।